डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव के खंडन की कौन-कौन सी विधियां हैं, अर्थात कौन-कौन से मेथड्स है। प्रीवियस पीरियड में हमने पढ़ा था कि प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। तो आज हम प्रस्ताव के खंडन की विधियां पढ़ेंगे। प्रस्ताव के खंडन का अर्थ होता है प्रस्ताव को समाप्त करना। कई बार हमारे दैनिक व्यवहार में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हम प्रस्ताव करने के पश्चात उसका खंडन करना चाहते हैं, उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि उसका खंडन करना या प्रस्ताव को विड्रॉ करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 6 में कुछ विधियों को मेंशन किया गया है। अधिनियम की धारा 6 में कुछ विधियां बताई गई है, रीतियां बताई गई है, जिनके द्वारा प्रस्तावक अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। उनमें से प्रमुख सबसे पहली विधि है प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना देकर, नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजर। इस विधि के अंतर्गत जब प्रस्तावक अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का खंडन करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहली शर्त तो वही होगी कि उस प्रस्तावक के विरुद्ध यदि स्वीकृति का संवहन पूर्ण नहीं हुआ है, तो वह अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का खंडन कर सकेगा। लेकिन यदि भावी स्वीकृता ने उसकी स्वीकृति दे दी है, अर्थात प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण हो गया है, तो वह प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकेगा। और प्रस्ताव का ऐसा खंडन 3 प्रकार से किया जा सकता है। या तो प्रस्तावक स्पष्ट शब्दों के द्वारा भावी स्वीकृता को सूचित कर सकता है खंडन के लिए, या पत्र के द्वारा या तार के द्वारा, या अपने आचरण के द्वारा भी अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। और प्रस्ताव के खंडन की सूचना या तो प्रस्तावक स्वयं दे, अर्थात प्रस्तावक द्वारा अधिकृत किए गए उसके एजेंट द्वारा दी जा सकती है। तो इस प्रकार प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। और प्रस्तावक खंडन की सूचना 3 तरीकों से दे सकता है: शब्दों के द्वारा, पत्र या तार के द्वारा, या अपने कंडक्ट के द्वारा। और ये सूचना या तो प्रस्तावक स्वयं दें या अपने अधिकृत एजेंट के द्वारा भिजवाएं। प्रस्ताव के खंडन का दूसरा मेथड जो अधिनियम की धारा 6 में बताया है, वो है निश्चित अवधि के समाप्त होने पर, बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव में स्वीकृति देने के लिए एक टाइम निश्चित कर दिया है, एक अवधि निश्चित कर दी है, तो प्रस्तावक द्वारा निश्चित की गई अवधि जिसके अंतर्गत भावी स्वीकृता को स्वीकृति देनी है, यदि यह अवधि निश्चित अवधि बीत जाती है, अर्थात पूरी हो जाती है, तो प्रस्तावक का प्रस्ताव खंडित हो जाता है। और यदि निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्रस्ताव का खंडन कर दिया जाता है, तो भी वह खंडन वैध माना जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण मेथड है निश्चित अवधि के अभाव में उचित समय
या उचित अवधि के व्यतीत होने पर, बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव में स्वीकृति देने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया है, कोई निश्चित अवधि नहीं की है, तो ऐसी परिस्थिति में एक उचित समय या एक उचित अवधि के बीत जाने पर भी यदि स्वीकृति नहीं आती है तो प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। लेकिन प्रश्न यह आता है कि उचित अवधि रीजनेबल टाइम क्या होगा? तो इसका जवाब यह होगा कि उचित अवधि या उचित समय प्रत्येक प्रस्ताव की नेचर यानी उसकी प्रकृति तथा संबंधित मामले की सभी परिस्थितियां एवं शर्तों के आधार पर निर्भर करेगा कि उस प्रस्ताव के लिए स्वीकृति देने का उचित समय या उचित अवधि क्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रस्ताव यदि किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर, ऐसी विषय वस्तु को लेकर किया गया है जिसके प्राइसेस, जिसके मूल्य जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी प्राइसेस में उतार चढ़ाव रोज होता रहता है, अथवा यदि प्रस्ताव की जाने वाली विषय वस्तु पेरिसेबल नेचर की है, नाशवान प्रकृति की है, जो अल्प समय में ही खराब हो सकती है, जैसे बर्फ है, आइस, दूध है, पके हुए फल है, एग्स हैं, ये जितने भी आइटम्स है जिनका जीवन बहुत अल्प होता है अर्थात कम होता है, तो ऐसी पेरिसेबल नेचर वाली वस्तुओं के लिए या फिर जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जिनकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इनकी स्वीकृति के लिए टाइम अपेक्षाकृत कम होगा, अर्थात इनकी उचित अवधि अपेक्षाकृत कम समय की होगी। जबकि जैसे जमीन है, स्कूटर है, कार है आदि की बिक्री के लिए जो प्रस्ताव है उसकी स्वीकृति के लिए जो समय है, जो अवधि है, वो कुछ हफ्तों की हो सकती है, कुछ वीक्स की अवधि उचित अवधि मानी जा सकती है। नेक्स्ट मेथड आता है स्वीकृता द्वारा किसी विशेष शर्त को पूरा न करने पर। स्वीकर्ता द्वारा किसी विशेष शर्त को पूरा न करने पर बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, यदि प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक ने कोई शर्त जोड़ दी है और स्वीकृता उस शर्त को पूरा किए बिना ही उस प्रस्ताव की स्वीकृति भेजता है, तो ऐसी स्वीकृति वैलिड या वैध नहीं होगी और प्रस्ताव भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर साहित्य भवन आगरा एक प्रकाशक है आगरा में, उस प्रकाशक की शर्तों के अनुसार कोई भी उसे बुक्स परचेज करने का ऑर्डर भेजता है, उस प्रकाशक को अर्थात साहित्य भवन आगरा प्रकाशक की शर्तों के अनुसार प्रत्येक क्रय आदेश, प्रत्येक जो परचेज ऑर्डर उसको मिलता है, उसने यह निश्चित कर रखा है, शर्त लगा रखी है कि जिस किसी ने भी ये क्रय आदेश भेजना है या भेजता है उसको संपूर्ण मूल्य का 5% एडवांस भेजना है। जयपुर की खंडेलवाल बुक डिपो कंपनी ने बिना एडवांस के ही अपना क्रय आदेश भेज दिया, तो यहाँ इस केस में साहित्य भवन आगरा प्रकाशक जो हैं वो जयपुर के खंडेलवाल बुक डिपो जयपुर को बुक्स भेजने के लिए या क्रय आदेश को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खंडेलवाल बुक डिपो जयपुर ने साहित्य भवन आगरा जो प्रस्तावक है उसकी जो शर्त है प्रस्ताव के साथ 5% मूल्य एडवांस भेजने की, उसकी पालना नहीं की है और स्वीकृति दी है।
तो ऐसी स्थिति में यह स्वीकृति वैध नहीं होगी और प्रस्ताव भी समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट मेथड है प्रति प्रस्ताव करने पर। प्रस्तावक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में यदि प्रस्ताव ग्रहीता कुछ परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन करके उसकी स्वीकृति देता है, तो ऐसी स्वीकृति कभी भी वैध स्वीकृति नहीं होगी और यह प्रति प्रस्ताव या स्थानापन्न प्रस्ताव बन जाएगा। जैसे राम अपनी सीनियर सेकेंडरी की अकाउंट्स की बुक मोहन को 30 रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है तथा मोहन उस किताब को, उस बुक को 20 रुपए में खरीदने को तैयार होता है, कहता है मैं 30 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। यहां इस केस में यहां मूल प्रस्ताव का अंत हो गया है एवं प्रति प्रस्ताव स्वयं एक मौलिक प्रस्ताव बन गया है। नेक्स्ट मेथड है प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागल हो जाने पर। बाई डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर। यदि प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी कि पागल हो जाता है, तो ऐसी दशा में भी प्रस्ताव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है? बशर्ते यदि उसकी मृत्यु की या पागल होने की सूचना या जानकारी स्वीकृता को स्वीकृति देने से पहले ही हो जाए। स्वीकृता द्वारा स्वीकृति देने के बाद यदि उसे प्रस्तावक की मृत्यु या उसके पागल होने की सूचना या जानकारी मिलती है, तो ऐसी स्वीकृति वैध मानी जाएगी। नेक्स्ट मेथड है स्वीकृता की मृत्यु या पागल होने पर। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ एक्सेप्टर। जिस व्यक्ति या पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, अर्थात भावी स्वीकृता, और स्वीकृति देने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है, तो भी प्रस्ताव खंडित हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट मेथड है विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर। बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, जिस विषय वस्तु को लेकर प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है, वह विषय वस्तु ही अब अस्तित्व में नहीं रहती है, अर्थात वह नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वह प्रस्ताव अर्थात उस प्रस्ताव का खंडन स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है कानून में परिवर्तन होने पर बाय चेंज ऑफ लॉ। यदि प्रस्ताव करने के बाद में कोई नया कानून आ जाता है, नया लॉ आ जाता है, या विद्यमान कानून में कोई परिवर्तन हो जाता है, उस नए कानून या कानून में परिवर्तन के कारण उस प्रस्ताव की स्वीकृति से उत्पन्न ठहराव का निष्पादन करना यदि असंभव हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जाता है। और लास्ट मेथड लेते हैं प्रस्ताव के खंडन का, वो है प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर। बाय रिजेक्टिंग द ऑफर। यदि प्रस्ताव ग्रहीता किसी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है और अस्वीकार करने की, रिजेक्ट करने की स्पष्ट सूचना दे देता है, तो प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये 10 मेथड्स भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 6 में मेंशन्ड है, जिनका हमने डिस्कशन किया है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।